नमस्कार, मैं रविश कुमार। भोपाल सेंट्रल जेल आईएसओ प्रमाणित है। आईएसओ सर्टिफिकेट उसको मिलता है जिसकी कुछ बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती हैं। जेल की वेबसाइट पर यह जानकारी फ्लैश करती है। सबसे ऊपर आईएसओ प्रमाणित जेल से 8 कैदी, वो भी जिन पर आतंक के मामले के मुकदमे चल रहे हों, वो भाग जाते हैं। भागने से पहले ये हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की नुकीली प्लेट्स और चम्मचों से हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। प्लेट और चम्मच से मारने पर मौत हो सकती है, लेकिन इतनी तेजी से तो नहीं हुई होगी जितनी तेजी से गोली और बंदूक से हो जाती है। इन 8 कैदियों ने रमाशंकर यादव को कहीं दबोचा। रमाशंकर के साथ एक गार्ड भी घायल हुआ है। जब 2 सिपाहियों पर हमला हो रहा होगा तब क्या जेल में, वो भी आईएसओ प्रमाणित जेल में, किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी होगी? चाकू, चम्मच और प्लेट से क्या इतना बड़ा हमला हो सकता है? रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के राजापुर के हल्दी गांव के रहने वाले थे। 9 दिसंबर को ही उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। यादव जी के दोनों ही बेटे सेना में हैं। रमाशंकर यादव की हत्या के कारणों का पता लगना भी बहुत जरूरी है। ये सभी कैदी प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य थे। इनके खिलाफ अलग अलग राज्यों की अलग अलग अदालतों में बैंक लूट से बम धमाकों के आरोप में मामले चल रहे थे। एक वेबसाइट के अनुसार इनके वकील का भी बयान आया है कि कई मामलों में ट्रायल का काम पूरा भी हो गया था। आतंक के मामले में जिनकी तलाश केंद्र और राज्य की कई राज्यों की तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती हैं, वो इनकी तलाश कर रही थी। इस केस में जो 8 कैदी फरार हुए हैं, इनमें से 3 कैदी अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश की खांडवा जेल से भी भाग चुके थे। हैदराबाद से हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया कि खांडवा से भागे 7 कैदियों में से एक ने सरेंडर कर दिया। हम इन तस्वीरों के नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग कहानियां हैं। एक ने सरेंडर कर दिया और एक गिरफ्तार हो गया। बाकी 5 आरोपी लंबे समय तक गायब रहे और इस दौरान भयंकर किस्म की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के इन पर आरोप लगे। अप्रैल 2015 में तेलंगाना पुलिस ने इन 5 फरार अपराधियों में से 2 को मार गिराया। तब तेलंगाना पुलिस ने मारे गए 2 लोगों को ग्रुप का लीडर बताया था। तेलंगाना के करीमनगर की एक बैंक डकैती के बाद वहां की सीसीटीवी में यह दिखे। करीमनगर की डकैती फरवरी 2014 में होती है। उसके 3 महीने बाद कथित रूप से मई 2014 में बेंगलुरु गुवाहाटी ट्रेन में धमाका होता है जिसके ये आरोपी बनते हैं। 2 महीने बाद 10 जुलाई 2014 में पुणे के फारस खाना में बम धमाका होता है, वहां भी ये आरोपी बनाए जाते हैं। चेन्नई और हरियाणा में भी हुए बम धमाके में कथित रूप से इनका नाम आता है। फरवरी 2016 में तेलंगाना की पुलिस ने इन्हें उड़ीसा के राउरकेला से पकड़ा। जिस घर से पकड़ा वहां 4 लोग थे और इनके साथ एक बूढ़ी महिला भी थी। जाहिर है इनका रिकॉर्ड ऐसा था कि इन्हें भोपाल की सेंट्रल जेल की सामान्य बैरक में नहीं रखा गया होगा। आईजी भोपाल का कहना है कि इन सभी को अलग अलग बैरकों में रखा गया था जो अलग अलग सेक्टर में है। यानी दूरी होगी। सेक्टर का मतलब हम समझ सकते हैं, यहां से बैठे बैठे वहां अंदर तो जाकर देखा नहीं है। 2 सेक्टर में 3-3 लोग थे और एक में 2 थे, माने एक साथ 8 लोग नहीं थे। यह स्पष्ट हो गया। एक सेल में 2, एक सेल में 3 और एक सेल में 3। अगर पुलिस की यह बात सही है कि 3 अलग अलग बैरकों के सेल में बंद ये आतंकवादी एक साथ एक समय दरवाजा तोड़कर कैसे बाहर आ गए, या ये चाबी से खोल कर आए? अलग अलग सेल के दरवाजे तोड़ते वक्त किसी ने नहीं देखा क्या रमाशंकर यादव के पास चाबी थी? अलग अलग जेलों में तैनात अधिकारियों ने नाम न बताए जाने की शर्त पर दूसरे जेलों में बताया कि चाबी प्रहरी के पास नहीं होनी चाहिए, जेलर के पास होती है, वो भी रात के वक्त। 3-3 बैरकों के सेल से बाहर आना, फिर बैरक से आना आसान नहीं है। एक बार आप सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलिए, फिर बैरक से निकलिए, तो 2-2 बार यह आसान नहीं हो सकता है। सेल और बैरक के ब्लॉक के बीच कैदियों को 2 दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। तब भी जेल के भीतर तैनात सुरक्षा कर्मियों को खबर नहीं हुई। ये हैरानी करती है ये बात। रमाशंकर यादव कहां तैनात थे, उनकी मुठभेड़ इन अपराधियों से किस जगह पर होती है, यह जांच का विषय है। अगर ये बैरक से निकलकर भी भागे तो 16 से 21 फीट ऊंची दीवार होती है सेंट्रल जेल की। क्या सिर्फ चादरों और कंबलों के सहारे वो दीवार फांदी जा सकती है? दूसरी तरफ कौन था जो इन चादरों को पकड़े हुए था? जब ये इनके सहारे दीवार फांद रहे थे तब जेल की बाहरी दीवार के कोने पर बने वॉच टावर पर जरूर हथियारबंद गार्ड तैनात हो गए। वो क्या कर रहे थे? एक सवाल यह भी है कि सेंट्रल जेल की दीवार पर बिजली की तार लगी होती है। क्या उस वक्त बिजली की तार काम नहीं कर रही थी? यह सूचना इन आतंकी आरोपियों को कैसे थी कि यह बिजली की तार काम नहीं कर रही होगी, या इन्होंने तार काटी तो क्या कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं होगा जिससे इन्हें पता चला होगा? ये सब सवाल उठ रहे हैं।
तो एक तो इन पर आरोप हैं, वो अदालतों में चल रहे हैं, एक इनके जेल से भागने की घटना है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और एक सवाल इसलिए भी जरूरी है कि रमाशंकर यादव, जिनकी बेटी की शादी होने वाली है 9 दिसंबर को, उनकी हत्या की गई जेल के भीतर। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या बाकी सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखे? मध्य प्रदेश सरकार ने जेल अधीक्षक, डीआईजी जेल, एडीजी जेल को सस्पेंड कर दिया। पूर्व पुलिस प्रमुख को जांच में लगा दिया है। एनआईए भी इस मामले की जांच करने वाली है। ये सभी फरार कैदियों के मार दिए जाने की खबर को लेकर भी सवाल होने लगते हैं। अब 2 तरह के वीडियो आए हैं। पुलिस कह रही है कि इन वीडियो की सत्यता की जांच अभी वो करेगी। एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी बंदूक चला रहा है और हमने उसकी तस्वीर धुंधली कर दी है, क्योंकि आमतौर पर टीवी पर यह देखना ठीक नहीं है कि कोई बंदूक लगाकर जिंदा आदमी को गोली मार रहा है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए जो इस एनकाउंटर से संबंधित है, फिर हम एक और वीडियो दिखाएंगे। तो आपने देखा कि कह रहे हैं कि जैसे ही एक गोली चलने के बाद पुलिसकर्मी इनकार भी कर देता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब गोली नहीं चलाएंगे। और इतना बड़ा चाकू उसके जींस से निकलता है। तो एक तरह से इन कपड़ों में ये कैदी कैसे भागे? क्या इतने गंभीर आतंकी आरोप के मामले के कैदी इस तरह से जेलों में रहते हैं, वो भी जो अंडर ट्रायल हो? और वो वीडियो रिकॉर्डिंग से इनकार करता है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अभी सत्यता पुलिस इसकी जांच करेगी। ये वीडियो एक तरह से संदिग्ध करता है कि जिस अपराधी को आप पकड़ सकते थे, जिसमें जान बची है, बाकी लोग मर गए हैं, उसे फिर गोली चलाकर, जब पूरा रिकॉर्डिंग करने का माहौल है, आप उसे गोली चलाकर क्यों मारते हैं? क्या पुलिस की दिलचस्पी इस बात में नहीं होगी कि पकड़ के जांच के इसके गिरोह को पकड़ा जाए? और एक दूसरा वीडियो भी है, उसकी आवाज को हम सुनाना चाहते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। क्या ये 5 आदमी बातचीत के नाम पर कवर लेने का प्रयास कर रहे थे, जिनके पीछे 3 भाग रहे थे? तो ये 8 क्यों नहीं मिलकर भाग रहे थे? और बार बार वो हाथ भी हिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर गोली क्यों मारी गई? एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो का ये एक हिस्सा है। जब तक पूरी तस्वीर नहीं आती, जब पूरा वीडियो होगा, अगर रिकॉर्डिंग हुई है सारी, तो कई तरह की परिस्थितियां और तस्वीरें उभरती हैं। तो इसकी गुंजाइश अपने नजरिए में बचा कर रखिएगा। लेकिन इस वीडियो से नहीं लगता कि ये 5 लोग पुलिस पर हमला करना चाहते हैं। सवाल अभी उठ ही रहे थे कि इन 2 मामलों ने वीडियो पूरे एनकाउंटर को यह संदिग्ध बनाता। अभी एक कहानी पर सवाल उठ रहा है कि जेल से ये कैसे भाग गए, वो भी सेंट्रल जेल से। अब ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। तो आतंक के आरोप इन पे जरूर हैं, पर साबित अभी नहीं हुए हैं। कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं, जैसा कि इनके वकील ने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू में कहा है एक साइट से। लेकिन उनके भागने का तरीका और एनकाउंटर के वीडियो कई सवाल इस मामले में जोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान एनकाउंटर के ठीक बाद का है, तब तक ये वीडियो सामने नहीं आए थे। 3:15 बजे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की हमारी टीम सक्रिय हुई और प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जनता के सहयोग से, मैं जनता को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई
और बाद में मुठभेड़ में भी मारे गए। आपको एक और जानकारी बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी मणिपुर में हुए एनकाउंटर से संबंधित, और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को एक विशिष्ट परिस्थिति में इन मामलों में सामना करना पड़ता है, तो इसलिए एनकाउंटर के पक्ष में ये दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया और संतोष हेगड़े की कमेटी ने भी पाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 6 के 6 एनकाउंटर फेक थे, फर्जी थे। और एक चीज बात आपको कई लोग सोचते हैं कि हम कह देते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, इसलिए भी है कि एक आरोपी को न्याय की ये बुनियाद है कि एक आरोपी चाहे वो कितने भी गंभीर आरोप में पकड़ा गया है, आरोप साबित हो और उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है जो सभी प्रकार के पॉकेटमारी से लेकर आतंकवादी तक लागू होती है। एनकाउंटर फर्जी कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी आतंकवादी को कथित रूप से उसे छूट दे रहे हैं या उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि आप ये बात कह रहे हैं कि क्या कानून की प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। हमारे साथ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हर हाल में कानून की प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। हमारे साथ गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं मध्य प्रदेश के, जिनके सुबह के एक बयान को लेकर काफी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाकू और थाली प्लेट्स के जरिए इन लोगों ने हमला किया और रमाशंकर यादव की हत्या की। पहला सवाल भूपेंद्र सिंह जी, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि ये एनकाउंटर के जो वीडियो हैं वो अलग अलग सवाल बता रहे हैं, अलग अलग सवाल इनसे खड़े होते हैं। देखिए रवि जी, ये जो 8 आतंकवादी है, ये 8 के 8 आतंकवादी में से 3 आतंकवादी ऐसे थे कि जो खंडवा जेल से पहले फरार हुए थे और वहां पर भी उस समय भी उन्होंने एक आरक्षक का मर्डर किया था, सीताराम यादव का, और उसके बाद फिर वो वहां से फरार होने के बाद उड़ीसा में उनको। सर, ये मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, बताया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक दो बातें हैं कि एक जेल के 8 आतंकवादी आप कह रहे हैं, हाँ, अंडर ट्रायल आप नहीं कह रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं तो, लेकिन जेल के भीतर इन्हें जरूर एक अति विशिष्ट सेल में रखा गया होगा। अगर आपके लिहाज से आतंकवादी हैं तो जरूर ये विशेष प्रबंधन में रखे गए होंगे। क्या जहां पर ये रखे गए थे वहां से इनके लिए इतना आसान है कि एक सेल से दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाना, या कोई ये खुली जगह में विनोबा भावे के जेल सुधार कार्यक्रम के तहत रखे गए थे? जी, अब देखिए रवीश जी, जेल में इन्होंने पूरा प्लान करके, और ये प्लान कोई इनका एक दिन का प्लान नहीं था, ये लगभग 2-3 महीने से इनका प्लान होगा, और उस प्लान के अनुसार इन्होंने बैरेक्स के लॉक खोले, वहां पर जो ड्यूटी पर जो कांस्टेबल था उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसकी दीवार फांदी, और जो पहले से इन्होंने सीढ़ी बनाकर रखी हुई थी उस सीढ़ी के माध्यम से 30-40 फुट ऊंची दीवार को फिर उस सीढ़ी के माध्यम से निकलकर ये भागे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीढ़ी। भूपेंद्र सिंह जी, देखिए यहीं पर एक कंफ्यूजन है। आईजी भोपाल ने कहा कि वो चादर बांध के पार कर गए हैं। हम अभी भी जानना चाहते हैं सर, आप कह रहे हैं कि सीढ़ी बनाकर रखी थी। जी स्पष्ट करूं, चादर जो बेडशीट थी, बेडशीट के लकड़ी में बांधकर और बेडशीट और लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने बनाई, हाँ, और उस सीढ़ी पर से फिर वो उन्होंने दीवार को बेडशीट और लकड़ी की सीढ़ी बनाई। पर ये तो बात की बात है सर, वो सेल से कैसे निकले? तो अलग अलग एक सेल में 3 लोग बचे। आईजी भोपाल ने कहा कि एक सेल में 3 लोग हैं, तो उसका दरवाजा होगा, तो वो दरवाजा क्या तोड़कर निकले ये लोग? हाँ, इन्होंने जो पहला सेल था, एक सेल में 3 लोग थे, हाँ, लाइन से सेल बने हुए हैं, हाँ, आतंकवादियों के सेल अलग से बने हुए हैं, हाँ, और उसमें से पहले सेल में से जो इसमें मुख्य जो इनका सरगना था, जो खंडवा जेल में भी जिसने लीड किया था, हाँ, उसने सबसे पहले जब वो जो आरक्षक ड्यूटी पे था वो वहाँ चेक करने गया, तो उस पर इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर हमला किया, उसका गला काटा और गला काट के उसकी हत्या की, और उसके बाद फिर इन्होंने जो बाजू के 2 और लाकर थे जो जेल के थे,
उनको खोला, उनमें से इनको बाकी और लोगों को निकाला और फिर ये 8 लोग जो दीवार थी, पहली दीवार, उसको इन्होंने दीवार को फांद कर और फिर पीछे की दीवार पर पहुंचे और वहां से ये फिर जो बेडशीट के माध्यम से और जो लकड़ी होती है उसको जोड़ के जो सीढ़ी बनाई थी उससे फिर ये भागकर गृह मंत्री जी, एक सवाल इसमें आता है कि एक सेल से अगर वो दरवाजा कैसे तोड़ गए, क्या उन्होंने काटा, उनके पास क्या हथियार थे? नहीं, उन्होंने चाबियां जो ड्यूटी पे आरक्षक था जिसके पास चाबियां होती हैं, हाँ, उससे वो चाबियां उन्होंने निकाली और उसके बाद वो लाकर उन्होंने एक के बाद एक 2 लाकर खोले और कुछ लकड़ी के और कुछ जो स्टील के उनको चम्मच वगैरह होते हैं उसकी भी उन्होंने चाबियां बनाई हुई थी और उससे उन्होंने ये चम्मच की चाबियां बना ली थी। सर, आप एक आतंकवादी को किसी सेल में रखते हैं, उस सेल का ताला चम्मच की चाबी से खुल सकता है? जी हाँ, उन्होंने चाबी जो आरक्षक था उसके पास जो चाबियां थी वो निकाली और उसके अलावा कुछ उन्होंने लकड़ी से भी बनाई हुई थी जी, कुछ उन्होंने चम्मच से भी बनाई हुई थी, जो भी हथियार थे उन्होंने लकड़ी की चाबी से। लकड़ी की चाबी, मैंने अब घटना के काफी देर हो चुके हैं गृह मंत्री जी, अगर आप सुबह बोल रहे होते तो ये बात सही भी लगती, लेकिन लकड़ी की चाबी से आतंक सेंट्रल जेल के सेल का ताला खुल सकता है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ वहां पर जो सामान पड़ा हुआ मिला है उसमें लकड़ी की चाबियां भी है, जो गार्ड ड्यूटी पे था उसके जेब में जो चाबी थी वो निकाल के उन्होंने लाकर खोले हैं और ये कुल मिला के एक इनकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग थी। और सर, प्लानिंग भूपेंद्र सिंह जी, मैं तो घटना स्थल पर नहीं हूं और उम्मीद करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आप जरूर गए होंगे क्योंकि आप एक तत्पर राजनेता हैं, पर फिर भी सर 2-3 बातें मुझे अभी भी एक तरह से पूछने का मन कर रहा है कि क्या आतंकवादियों के सेल में सिपाही जो वहां होता है वो जेब में चाबी लेकर चलता है कि एक लॉकर से तोड़ के निकला, फिर दूसरे के पास गया, उससे चाबी लिया, फिर खोल लिया, फिर तीसरे के पास गया, उससे चाबी लिया, खोल लिया? सर नहीं, ये जो ड्यूटी पे गार्ड रहते हैं ये नाइट में इनकी ड्यूटी चेंज होती है और ये जाके बंदियों को चेक करते हैं कि बंदी जो है वो बैरक के अंदर है कि नहीं है। हाँ। और वो जो बंदी रहते हैं जो चेक करते हैं तो उनके पास चाबियां रहती है उस बैरक की और वो जाके उसको चेक करते हैं कि ये बंदी पूरे वहां पर हैं कि नहीं है। और उसका मर्डर किया उन्होंने और मर्डर करके फिर उसके बाद वहां से 2 बैरक में से और बाकी लोगों को निकाला और निकाल के फिर ये भागे।